ओके। लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने जियोलाइट मेथड कंप्लीट किया था और आज वाली क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सचेंज मेथड। ये सारे कौन से मेथड्स हैं? सॉफ्टनिंग मेथड्स हैं। सॉफ्टनिंग मेथड के अंदर फर्स्ट लाइम थोड़ा पढ़ा था। कल हम लोगों ने कौन सा किया था बेटा? जियोलाइट कंप्लीट किया। और तीसरा जो प्रोसेस है दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वाटर चैप्टर। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा? आयन एक्सचेंज मेथड। अच्छा, आयन एक्सचेंज मेथड, इसके नाम से बेटा कुछ तो हमें लग रहा है कि कुछ है। जैसे जियोलाइट मेथड के अंदर हम क्या कर रहे थे? जियोलाइट मेथड के अंदर हम ओनली सोडियम एक्सचेंज करने का काम कर रहे थे। ओनली केटायंस जो कि हार्डनेस कर रहे थे पानी में, उनको एक्सचेंज करने का काम कर रहे थे। तो उसको हम बोल रहे थे जियोलाइट मेथड। ठीक है, और उसको परम्यूटेड मेथड भी बोल रहे थे। अब ये जो मेथड है इसको क्या बोल रहे हैं? आयन एक्सचेंज मेथड। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम इट इज क्लियर, आयन एक्सचेंज की इसके अंदर कैपेसिटी है कि हार्डनेस कॉजिंग आयंस जो होते हैं उनको एक्सचेंज करता है, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंजर या आयन एक्सचेंज प्रोसेस बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डीआयोनाइजेशन प्रोसेस। इसको डीआयोनाइजेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसको डीआयोनाइजेशन प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रादर देन H+ और OH आयन के सिवाय दूसरे मिनरल्स नहीं रहते। सारे के सारे मिनरल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इस प्रोसेस से जब हम हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो जो रेजिड्यूल हार्डनेस होती है आफ्टर द प्रोसेस इट इज 0 to 2 ppm होती है। बहुत ही कम हार्डनेस रहती है और इसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं जो भी पानी के अंदर है, rest of H+ and OH ion all are removed. That's why it is also called deionization process. It is demineralization process क्योंकि मिनरल सारे रिमूव हो जाते हैं। मिनरल्स कौन से होते हैं? लिसन, जब भी हम लोग पानी पीते हैं ना बेटा, तो एक्चुअली म्युनिसिपल वाटर सप्लाई वाला टॉपिक आपका हट गया, अदरवाइज उस टॉपिक के अंदर बहुत सी चीजें थी जो मुझे समझानी थी। बट यू आर लकी, यू आर हैविंग 70% कोर्स। तो इसके अंदर आपको क्या बताना चाह रही थी मैं? डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर व्हेन यू आर, हम एक गिलास पानी जब भी पीते हैं ना बेटा, तो वो जो पानी होता है वो केवल H2 नहीं होता है। मेनी ऑफ द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन डिजोल्व फॉर्म, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो वो सभी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसके अंदर जो भी डिजोल्व सॉल्ट होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पब्लिक सप्लाई का पानी जिसकी हार्डनेस जो होती है वो 250 टू 500 के इन बिटवीन रेंज की होती है। TDS 250 टू 500 रेंज का होता है, वो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। वो पानी, हमको वो पानी पीना चाहिए बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं और डिफरेंट फंक्शनिंग होती हैं जिसके लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो पानी के अंदर मिनरल होते हैं जो हम लोग पब्लिक सप्लाई का पीते हैं उसके अंदर। ठीक है, यदि हमारे पास में ये वाला वाटर जो डीमिनरलाइज वाटर है, इस डीमिनरलाइज वाटर का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कोई मिनरल नहीं है, ना तो इसके अंदर कोई कैल्शियम रहेगा, ना कोई मैग्नीशियम रहेगा, ना कोई और सॉल्ट रहेगा। कोई सॉल्ट इसके अंदर नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। दैट मीन्स थ्री नेम ऑफ द एक्सचेंज। इसके इस मेथड के तीन नाम हो गए। फर्स्ट आयन एक्सचेंज हो गया, दूसरा डीआयनाइजेशन होगा, तीसरा क्या हो गया? डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस हो गया। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोसेस? इसके अंदर क्या काम आ रहे हैं बेटा? आयन एक्सचेंजर काम में आ रहे हैं। आयन एक्सचेंजर जो होते हैं वो आयन एक्सचेंजिंग की कैपेसिटी रखते हैं, प्रोसेस को कैरिड आउट करवाते हैं। तो व्हाट आर द आयन एक्सचेंजर? आयन एक्सचेंजर्स क्या होते हैं? These are the substance, इस तरह के सब्सटेंस होते हैं which are capable of exchanging their ions। मतलब ऐसे एक्सचेंजर्स होते हैं जो अपने आयंस को, अपने कैटायंस को, अपने एनायंस को, अपने कैटायंस को और अपने एनायंस को, दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ में। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व है। यहाँ पे हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हार्ड वाटर हुआ हमारे पास में, कि वो वाटर जिसके अंदर जो मिनरल्स थे वो डिसॉल्व थे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हार्ड वाटर, वो वाटर जिसके अंदर मिनरल्स जो थे वो डिसॉल्व थे। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ में ये जो अपने पास में आयन एक्सचेंजर होता है वो अपने कैटायन और एनायंस को एक्सचेंज कर लेता है जो कि पानी के अंदर हार्डनेस कर रहे हैं उनसे। ठीक है, द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग देयर आयंस, cation as well as anion with the electrolyte solution are called ion exchangers। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आयन एक्सचेंजर्स बोलते हैं। All the hardness causing cations, सारे cations जो कि पानी के अंदर हार्डनेस करते हैं, supposed to be there as calcium magnesium is present in the water which are causing hardness, and some of the
एनायन एक्सचेंज, एनायंस होते हैं, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, दे आर आल्सो causing hardness to the water. So all the hardness causing cations and anion exchanged by H plus and OH ions. जितने भी cations होते हैं बेटा, जो cations हैं वो किससे exchange हो जाते हैं, वो अपने पास में H plus ion से exchange हो जाते हैं, और जितने भी anions होते हैं वो OH ion से exchange हो जाते हैं. Supposed to be we are having the hardness of CaCl2 in the water. हमारे पास में पानी के अंदर CaCl2 की हार्डनेस है. Suppose this is the hardness which is present in the water. जब भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो वो अपनी कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म के अंदर होता है. ठीक है, हम बोले CaCl2 है तो पानी के अंदर कैसे होएगा, वो एक्वस मीडियम के अंदर वो Ca+2 और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्म के अंदर होगा. जब अपने पास में इसको कैटायनिक एक्सचेंजर से पास करोगे तो कैटायनिक एक्सचेंजर इसको अपने पास में रख लेगा और उसके बदले सॉफ्ट वाटर में क्या दे देगा बेटा, H प्लस आयंस दे देगा. ठीक है, तो पानी के अंदर भी क्या आया, H प्लस आयंस आ गए. और यदि हम एनायनिक एक्सचेंजर से इसको पास करते हैं तो एनायनिक एक्सचेंजर क्या करेगा, क्लोराइड आयंस को अपने पास में रख लेगा, उसके बदले पानी में क्या दे देगा, OH आयन दे देगा. तो ये जो हमारे पास में वाटर जो बन रहा है अपने पास में आफ्टर द प्रोसेस, उसके अंदर H और OH आयंस होते हैं, ये दोनों वापस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे. दैट मीन्स इस प्रोसेस के अंदर कोई भी मिनरल है, कोई भी मिनरल यदि पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर है तो किससे एक्सचेंज हो जाता है बेटा, H प्लस और OH आयन से. All the cations are replaced by H plus ions and all the anions, maybe chloride हो गया, आपके पास सल्फेट हो गया, carbonate, anything, any anion which is present in the water, it is exchanged by OH ions. तो हमारे पास में पानी के अंदर केवल H और OH ions ही बचते हैं. All the minerals, all the salts are removed by this cationic or anionic exchangers. Now type of exchangers, ये exchangers क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, if we'll go for these are the organic substance, organic polymer chains होती हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड होती हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है, जालीदार स्ट्रक्चर होता है. जालीदार स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ये जो बड़ी साइज के कैटायंस होते हैं, लाइक कैल्शियम Ca+2 आ गया, दिस बिलोंग्स टू द सेकंड ग्रुप, H2 ग्रुप मतलब ग्रुप 2 को बिलोंग करता है, H ग्रुप का सेकंड मतलब सेकंड ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है ये. तो इस साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं तो पोरस स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाएंगे, जाली के अंदर फंस जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो पोरस स्ट्रक्चर होता है. ये ऑर्गेनिक होते हैं, क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है बेटा, पॉलीमर स्ट्रक्चर, पोरस स्ट्रक्चर होता है. इनके साथ में क्या होता है, मेनली चीज, अब आप बोलोगे कि दोनों का एक जैसा स्ट्रक्चर कैसा होता है मैडम, कैटायन और एनायन का दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, बट दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो चेंज होता है. अपने पास में कौन सा काम करेगा, ये जो पॉलीमर चेन है वो कौन सा काम करेगी, वो कैटायनिक एक्सचेंजर का काम करेगी कि एनायनिक एक्सचेंजर का काम करेगी. दिस इज डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द पॉलीमर चेन. अपने पास में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो अटैच रहता है किससे, पॉलीमर चेन के साथ में, इस पॉलीमर के साथ में अटैच रहता है. और पॉलीमर के साथ में ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो ही डिसाइड करता है कि ये कैटायनिक एक्सचेंजर की तरह काम करेगा कि एनायनिक एक्सचेंजर की तरह काम करेगा. सपोज टू बी लुक हियर, ये हमारे पास में दो तरह के एक्सचेंजर्स हो गए, वन इज द कैटायनिक एक्सचेंजर एंड अनदर इज द एनायनिक एक्सचेंजर. बट नेचुरली कैटायनिक एक्सचेंजर किसका काम करेगा बेटा, कैटायन एक्सचेंज करने का काम करेगा. एनायनिक एक्सचेंजर किसका काम करेगा, एनायन एक्सचेंज करने का काम करेगा. इफ इट गो फॉर हियर, यहाँ पे अपने पास में दिस इज जनरल स्ट्रक्चर, यदि जनरल फॉर्मूला देखिए कैटायनिक एक्सचेंजर का तो क्या होता है, RH होता है, जिसके अंदर H क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, R क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होएगा. इफ इट गोस फॉर एनायनिक एक्सचेंजर, तो एनायनिक एक्सचेंजर के अंदर जो OH आयन हो क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो R होता है वो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, नाउ ठीक है बेटा, अब अपने पास में यदि अपन कैटायनिक एक्सचेंजर देखें तो क्या होता है, ये जो H प्लस आयन है ना ये एक्सचेंज करेगा, ये जो है एनायनिक एक्सचेंजर वो क्या करेगा, ये अपने OH आयन को एक्सचेंज करेगा. व्हाट आर द कैटायनिक आयन एक्सचेंजर्स, पॉलीमेरिक चेन जिसके साथ में
एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से फंक्शनल ग्रुप बेटा? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा? हम लोग पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, पूरा था हमारे पास में। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो हमारे पास में यहाँ पे यदि पॉलीमर चेन के ऊपर एसिडिक फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है तो कैटायनिक एक्सचेंजर का काम करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन देखें तो स्टायरीन पॉलीविनाइल बेंजीन कोपॉलीमर ऑन कार्बोक्सिलेशन और सल्फोनेशन। तो हमारे पास में जो कैटायन बनता है कार्बोक्सिलेशन और सल्फोनेशन, पॉलीमर चेन का कार्बोक्सिलेशन और सल्फोनेशन करने पर जो पॉलीमर चेन बनती है वो किसका काम करेगी? कैटायनिक एक्सचेंजर का काम करेगी। तो क्या स्टायरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 ग्रुप लगा होता है, वो स्टायरीन होता है। विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 में दोनों से हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या हो जाता है? एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, CH2 बन गया तो विनाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर मैंने इन्हीं ग्रुप्स को आपस में, ये अपने पास में स्टायरीन आ गया, विनाइल आ गया, स्टायरीन आ गया, इस तरह से हमने ये चेंज जोड़ दी है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जो लगे हुए हैं आफ्टर सल्फोनेशन और कार्बोक्सिलेशन, SO3H और COH ग्रुप लगे रहते हैं। ये SO3 और CH ग्रुप जो लगे रहते हैं बेटा, these are the responsible for cationic behavior, cationic ion exchanger behavior। ये cationic ion एक्सचेंजिंग बिहेवियर के लिए क्या होते हैं बेटा? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैम इसका क्वेश्चन पार्ट बी में भी आ सकता है और सी में भी आ सकता है। इट इज नॉट डिसाइडेड बेटा, ये अपन को नहीं पता होता है कि कौन सा प्रोसेस आएगा। यदि वो बिग क्वेश्चन की फॉर्म पे पूछना चाहता है तो सी के अंदर भी दे सकता है और बी वाले पार्ट में भी दे सकता है। अब अपने पास में इसको सिंपली यदि अपन इस तरह से स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, इफ यू गो फॉर दिस स्ट्रक्चर इट इज वेरी गुड, और नहीं कर पाते हो तो हम इसको सिंपल स्ट्रक्चर में इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। दिस इज अ पॉलीमर चेन which is attached with the carboxylic acid or COH group, carboxylic acid और sulfonic acid group, जो अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। यहाँ पे हमारे पास में ये जो H आयन है वो क्या है? एक्सचेंजेबल H+ आयन है, जो हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस के साथ में क्या हो जाएगा बेटा? एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? राइट डाउन इन चैट। इफ यू गो फॉर एनायनिक एक्सचेंजर, यदि हम लोग एनायनिक एक्सचेंजर देखें तो यहाँ पे कौन से कैटायनिक एक्सचेंजर के अंदर क्या जुड़ा हुआ था बेटा? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए थे। तो एनायनिक एक्सचेंजर के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होंगे बेटा? बेसिक फंक्शनल ग्रुप। वहां पे एसिडिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए थे, यहाँ पे बेसिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े रहेंगे। बेसिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं? एमीन आ गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आ गया, फॉस्फोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप यदि पॉलीमर चेन के साथ में जुड़े हुए हैं तो एनायनिक आयन एक्सचेंजर का काम करेगा। ठीक है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखें हम लोग, ये सेम का सेम स्ट्रक्चर रहता है जो फर्स्ट में देखा, केवल यहाँ पे जो SO3H और COH ग्रुप लगाया है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? ट्राई मेथाइल अमीनो हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा देंगे, NMe3OH। कई बार Me3 की जगह आप लोगों को CH3 ग्रुप लगा हुआ भी मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास में CH3 फंक्शनल ग्रुप ही है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है NH4OH, जिसके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने क्या अटैच कर दिए? 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। तो दिस इज अ ट्राई मिथाइल अमीनो हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप। यदि अपने पास में पॉलीमर चेन पे जुड़ा हुआ है तो किसका काम करेगा? वो एनायनिक आयन एक्सचेंजर का काम करेगा। ठीक है बेटा, इफ यू वांट टू डिक्टेट और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपन आगे चलते हैं, डिफरेंशिएट फॉर्म पर ही कैटायनिक और एनायनिक एक्सचेंजर को भी, इनके कैसे काम करते हैं उसको भी अपन देख लेते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, कोई ना, अभी प्रोसेस जब पूरा अपन फिगर वाइज समझेंगे ना बेटा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपन ने पढ़ा आयन एक्सचेंज मैथड। आयन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है? जितने भी कैटायन और एनायन होते हैं पानी के अंदर, दोनों ही एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको जो काम करता है आयन एक्सचेंज का उसको क्या बोलते हैं? आयन एक्सचेंजर्स बोलते हैं। आयन एक्सचेंजर क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक कैटायनिक एक्सचेंजर होता है, दूसरा एनायनिक एक्सचेंजर होता है। कैटायनिक एक्सचेंजर जो कैटायन एक्सचेंज करेगा,
पानी के अंदर वो कैटायन जो कि हार्डनेस कर रहे हैं उनको एक्सचेंज करके उसके बदले पानी में क्या दे देगा, H+ आयन दे देगा, तो वो कैटायनिक एक्सचेंजर हुआ। सेकेंड हमारे पास में एनायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर क्या होता है? एनायनिक एक्सचेंजर वो होता है जो पानी के अंदर जितने भी एनायंस जो हार्डनेस कर रहे हैं उसको अपने पास में रख ले, उसके बदले पानी में क्या दे दे बेटा, OH आयंस दे दे, तो वो एनायनिक एक्सचेंजर होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। फंक्शनल ग्रुप जो अटैच रहता है पॉलीमर चेन के ऊपर वही डिसाइड करता है कि ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के तरफ बिहेव, मतलब एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच्ड है तो कैटायनिक एक्सचेंजर होगा, और बेसिक फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो वो एनायनिक एक्सचेंजर होगा। चले आगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ और आगे चलते हैं। इधर कैटायनिक एक्सचेंजर ही करूंगी, उधर एनायनिक एक्सचेंजर ही करूंगी, ठीक है ना। रिएक्शन ऑफ कैटायनिक एक्सचेंजर, कैटायनिक एक्सचेंजर है वो कैसे काम करता है, ये हमारे पास में आ गया कैटायनिक एक्सचेंजर। कैटायनिक एक्सचेंजर, ठीक है। अब पानी के अंदर हार्डनेस क्लोजिंग सॉल्ट्स थे, कैटायंस थे, सपोज टू बी इट इज Mg+2 और Ca+2 आर प्रेजेंट इन द वाटर, ये पानी के अंदर थे, ठीक है। मतलब ये कहाँ पर है हमारे पास में, हार्ड वाटर के अंदर है। ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे अपने पास में R2Mg और R2Ca। साथ ही साथ पानी के अंदर कौन चला जाएगा, 2H+ आयंस जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ये हमारे पास में सॉफ्टन जो कर रहे हैं हम सॉफ्टन्ड वाटर या डीआयोनाइज्ड वाटर जो है उसके अंदर चले जाएंगे, और ये कहाँ पे रह जाएंगे, दे स्टे ऑन कैटायनिक पैड, कैटायनिक एक्सचेंजर पैड, जो कैटायनिक एक्सचेंजर पैड लगाया है उसके ऊपर रह जाएंगे। तो हमारे पास में ये पानी के अंदर नहीं आ पाएंगे, पानी में कौन आया, H+ आयन आया, तो ये हार्डनेस करेगा क्या, नहीं करेगा। अब हमारे पास में सपोज टू बी रिएक्शन विद, हम लोग देख लेते हैं आपके पास में एनायनिक एक्सचेंजर। एनायनिक एक्सचेंजर जो है कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। एनायनिक एक्सचेंजर का मतलब क्या हुआ बेटा, ROH है हमारे पास में, ठीक है। अब ROH है हमारे पास में, ये हमने ROH के पानी के अंदर कोई से भी सॉल्वेंट जो कि हार्डनेस कर रहे हैं, इट मे बी आपके पास में बाइवेलेंट ले रही हूँ, पहले में सल्फेट आ गया, कार्बोनेट आ गया, ठीक है, ये पानी के अंदर थे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स बना लेंगे, मतलब R2SO4 बन जाएगा या फिर हम बोले R2CO3 बन जाएगा, और ये कहाँ पे रह जाएंगे, साथ में क्या बनेगा, 2OH आयंस बन जाएंगे। ये कहाँ चले जाएंगे, ये सॉफ्टन्ड वाटर, जो ट्रीटेड वाटर है, सॉफ्टन्ड वाटर लिखना ठीक नहीं है, यहाँ पे ट्रीटेड वाटर कह सकते हैं, ट्रीटेड वाटर में चले जाएंगे, और ये कहाँ पे रह जाएंगे, दे स्टे ऑन एनायनिक एनायनिक बेड, ये एनायनिक बेड पर ही रह जाएंगे। जब ये एनायनिक बेड पे रह गए तो ये हार्डनेस नहीं कर पाएंगे। पानी के अंदर कौन चला गया, ट्रीटेड वाटर, सॉफ्टन्ड वाटर की जगह ट्रीटेड वाटर लिखना ज्यादा सही है, बिकॉज दिस वाटर इज नॉट सॉफ्टन्ड वाटर, दिस इज अ डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो ट्रीटेड वाटर के अंदर H+ और OH आयन चले गए। सपोज टू बी इफ अनायन जो है हमारे पास में Cl नेगेटिव आयन होता है, क्लोराइड आयन है जो कि हार्डनेस करते हैं, क्लोराइड आयन है जो कि हार्डनेस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या बनता, यहाँ पे RCl बन जाता, which is stay on anionic bed, anionic bed, while यहाँ पे साथ में क्या बन जाता, OH ions, which is transfer to the treated water, जो treated water में चले जाएंगे। अब ये H+ आयन और जो OH आयंस बने हैं, मतलब कैटायनिक एक्सचेंजर के जो अंदर H+ आयंस पानी में चले गए और एनायनिक एक्सचेंजर के अंदर जो OH आयन पानी में चले गए, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे बेटा, अगेन वाटर H2O, दैट मीन्स देयर इज नो मिनरल इन द वाटर, कोई और अदर मिनरल नहीं रहता है, ठीक है, आई समझ में।
विल गो फॉर एग्जांपल, यदि कैटायनिक एक्सचेंजर का एग्जांपल आप देखो तो होता है एम्बरलाइट 400 and Dovex 3 are the example of cationic exchanger. If we'll go for anionic exchanger, this is amberlite 800 नहीं, amberlite जो होता है IR 120 जो होता है वो cationic exchanger होता है बेटा, and Dovex 50 जो होता है वो cationic exchanger होता है, जबकि अपने पास में amberlite 400 जो होता है अपने पास में एनायनिक एक्सचेंजर होता है, और डोविक्स जो होता है हमारे पास में डोविक्स 3 जो होता है वो एनायनिक एक्सचेंजर होता है। These are the examples of cationic और anionic exchangers. समझ में आ गया बेटा? अब मैं फिगर बनाने वाली हूँ, ये वाला ऊपर से हटा दूं, मैं फिगर बनाऊं या नीचे बना लूं, दिख जाएगा आप लोगों को। ओके
सभी ने फिगर बना लिया है बेटा? मैम मिड टर्म में कहाँ तक आएगा बेटा? मिड टर्म में जहां तक पढ़ा दूंगी मैं वहां तक आएगा। ये चैप्टर तो आना ही है और रेस्ट ऑफ अब जो करवाएंगे वो सभी भी आना है। लास्ट डे तक जो जो करवा दूंगी मैं सारा एग्जाम में आना है। ओके, हम लोग अब चलते हैं यहाँ पे आपके क्लास में। इस फिगर को समझो अच्छे से, है ना? ये फिगर को समझना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ से हमने हार्ड वाटर इनलेट है, यहाँ से हार्ड वाटर अंदर की तरफ आया, ठीक है। ये हार्ड वाटर अंदर की तरफ आया, ये हार्ड वाटर आया। जैसे ही हार्ड वाटर आया तो सबसे पहले वो किसके ऊपर गया? कैटायनिक बेड के ऊपर गया। कैटायनिक बेड के ऊपर कौन था हमारे पास में? RH था, ठीक है। इसके ऊपर कौन आया? इसके ऊपर आए कैल्शियम और मैग्नीशियम आया ना, ठीक है। ये कैल्शियम मैग्नीशियम कहाँ पे रह जाएंगे? ये अपने पास में कैटायनिक बेड पे रह जाएंगे। इसके बदले पानी में कौन चला जाएगा बेटा? यहाँ पे H+ आयंस जो हैं वो पानी के अंदर चले जाएंगे विद रिस्पेक्टिव आयंस। यदि ये कैल्शियम क्लोराइड था तो ये HCl की फॉर्म के अंदर, कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट था तो H2SO4 के फॉर्म के अंदर। ये पानी के अंदर कैटायन चेंज हो जाएंगे बट एनायन जो है वो एज इट इज रहेंगे। एनायन जो है पानी में चले जाएंगे और ये कहाँ पे रह जाएंगे? ये जो हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस है वो कैटायनिक बेड पे रह जाएंगे। किस फॉर्म पे रह जाएंगे? ये रह जाएंगे R2Mg और R2C की फॉर्म के अंदर इस कैटायनिक बेड पे रह जाएंगे। इसके बदले पानी में कौन चला जाएगा? इसके बदले पानी में H+ आयंस चले जाएंगे जो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब पानी के अंदर हमारे पास में कौन है? अनायंस है। यदि यहाँ पे सपोज टू बी दिस इज इन सॉल्ट फॉर्म, यदि ये सॉल्ट फॉर्म के अंदर होता, ये होता आपके पास में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट होता, तो यहाँ पे क्या मिलता हमारे पास में? यहाँ पे HCl और H2SO4 पानी के अंदर होता, जिसके अंदर कैटायन तो चेंज हो गए हैं बट एनायंस क्या होते हैं? सेम रहते हैं। अब ये सॉल्यूशन कहाँ पे पास किया हमने? एनायनिक बेड के अंदर। अच्छा, ये कैटायनिक और एनायनिक बेड दोनों जो थे वो ग्रेवल बेड के ऊपर रखे जाते हैं। ग्रेवल बेड जो होते हैं सपोर्ट के लिए रखा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक पंप भी दिया हुआ है। पंप किसके लिए दिया हुआ है? पंप इसलिए दिया होता है ताकि पानी जो है वो रिवर्स में वापस ना आ जाए। एक बार वंस इट इज पासेस टू द फॉरवर्ड, एरिया आगे चला गया ये वापस से जो है पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो उसको मतलब हमारे पास में वो बैक में नहीं आएगा, वो आगे ही जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये पानी आगे की तरफ ट्रांसफर होएगा जिसके अंदर क्या है? H+ आयंस है, साथ में सल्फेट है या हम कहें क्लोराइड्स हैं, अनायंस हैं, ठीक है। अब पानी कहाँ पर आया? ये एनायनिक बेड पर आया। एनायनिक बेड भी ग्रेवल के सपोर्ट पर लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पर आएगा, एनायनिक बेड मतलब कौन है? ROH है, ठीक है। ये ROH है अपने पास में। यहाँ पे सल्फेट है, कार्बोनेट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। किससे एक्सचेंज हो जाएंगे? OH आयन से। अब यहाँ पर अपने पास में अनायंस की जगह तो क्या चला गया? OH आयंस चले गए, ठीक है। और ऑलरेडी पानी में क्या था हमारे पास में? पानी के अंदर क्या थे बेटा? H+ आयंस पानी में ऑलरेडी थे। तो अब ये H और OH आयंस जो हैं आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे ट्रीटेड वाटर क्या है? ये ट्रीटेड वाटर आउटलेट है, यहाँ पे हमारे पास में H2O मिलेगा, ठीक है। और ये इसकी जो रेजिडुअल हार्डनेस होती है दैट इज 0 to 2 ppm के आसपास होती है। रेजिडुअल हार्डनेस ऑफ दिस वाटर इज 0 to 2 ppm। अच्छा, काम करते करते क्या होएगा आपके पास में? कैटायनिक और एनायनिक बेड है, उनके पास में H+ और OH बेसिकली नहीं रहेंगे। जब नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब भी वो एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। तो अपने पास में कैटायनिक और एनायनिक बेड एग्जॉस्ट हो गए। एग्जॉस्ट हो गए मतलब ये इसकी फॉर्म के अंदर है, किसकी फॉर्म के अंदर है? R2Mg की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो अब अपन एग्जॉस्टेड कैटायनिक बैग को बैग जो होते हैं उनको कैसे रीजनरेट करते हैं वो रिएक्शन देखते हैं। इसको मैं हटा रही हूँ ऊपर से।
ये किस फॉर्म पे आ गया था बेटा? R2CaR2Mg की फॉर्म के अंदर आ गया था। इसको मुझे रीजनरेट करना है। रीजनरेट करना है तो मैंने क्या यहाँ से डाइल्यूट स्प्रे करते हैं, डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो है नॉब बंद कर देते हैं और डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करते हैं किसके ऊपर? कैटायनिक बेड के ऊपर। जैसे ही कैटायनिक बेड के ऊपर डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करते हैं, ये डाइल्यूट एसिड का मैंने स्प्रे किया, डाइल्यूट एसिड फॉर रीजनरेशन। This is exhausted cationic pad। ये एग्जॉस्टेड कैटायनिक पैड था। यहाँ पे अपने पास में डाइल्यूट एसिड डाला हमने रीजनरेशन के लिए। जैसे ही डाइल्यूट एसिड डालोगे तो क्या होगा बेटा? बताओ क्या होगा? ये जो अपने पास में कैटायनिक, ये जो अपने पास में कैटायनिक पैड रीजनरेट हो जाएगा। साथ में हमारे पास में क्या मिल जाएंगे? Mg+2 और Ca+2। इसको हम कहाँ डाल देंगे? टू सिंक। लुक हियर, यहाँ पे हमारे पास में सिंक दिया हुआ है। इस सिंक से हम क्या करेंगे, ये जो कैटायंस और एनायंस है उनको बैकवॉश से निकाल देंगे बाहर की तरफ। ये क्या हो जाएंगे अपने पास में? रिमूव हो जाएंगे। और जो हमारे पास में ये हुआ, ये क्या हुआ हमारे पास में? रीजेनरेटेड कैटायनिक बेड इज रेडी। कैटायनिक एक्सचेंजर, कैटायनिक एक्सचेंजर क्या हो जाएगा? फर्दर रीजनरेट हो जाएगा और उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। सेम यदि हमारे पास में एनायनिक एक्सचेंजर देखिए, तो एनायनिक एक्सचेंजर पे क्या बन रहा था बेटा? ये बन रहा था, या फिर हम ये बोले कार्बोनेट बन रहे थे। ये दोनों चीजें बन रहे थे। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? डाइल्यूट बेस का स्प्रे करेंगे। जैसे ही डाइल्यूट बेस का स्प्रे करोगे, ये क्या बना देंगे? ये बना देंगे वापस ROH। दिस इज द एग्जॉस्टेड एनायनिक एक्सचेंजर और बैड एक्सचेंजर, कुछ भी कह सकते हो, एक्सचेंजर कर लो, बैड कह लो, दोनों सेम है। बैड लगाया तो इसका मतलब यही किसी का बैड लगाया है। एंड दिस इज बेस फॉर रीजनरेशन, फॉर रीजनरेशन। अपन ने क्या किया, यहाँ पे बेस डाल दिया रीजनरेशन के लिए। तो आफ्टर द रिएक्शन क्या मिला? ROH बना, दैट इज अ रीजनरेटेड एनायनिक पैड। ये रीजनरेटेड एनायनिक पैड बन गया पास में। साथ ही हमारे पास में क्या मिले? हमारे पास में ये सल्फेट आयंस मिले, कार्बोनेट आयन बने, क्लोराइड था तो क्लोराइड मिलेगा। ये कहाँ चले जाएंगे? टू सिंक। इसको हम सिंक पे पास कर देंगे और इनको बाहर निकाल देंगे। इस तरह से कंप्लीट प्रोसेस होता है बेटा, जिसके अंदर हम लोग कैटायनिक पैड और एनायनिक पैड को क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं। यहाँ पे आपको फिगर से बताया है मैंने। यहाँ से वाटर स्टॉप कर दिया और यहाँ से क्या किया? एसिड का स्प्रे किया। किसके ऊपर? कैटायनिक बेड के ऊपर। जैसे कैटायनिक बेड के ऊपर एसिड का स्प्रे करोगे तो जितने भी हैवी आयंस थे कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो बाय प्रेशर, क्योंकि H+N हल्के होते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस क्या होते हैं? भारी होते हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो सिंक से हम लोग बाहर की तरफ निकाल देंगे। क्या यहाँ पे अपने पास में एनायनिक पैड काम करते करते खत्म हो गया। इसके पास में और देने को अपने पास में ऑयल नहीं है, तो अपन डाइल्यूट बेस का स्प्रे करेंगे। जैसे ही डाइल्यूट बेस का स्प्रे करोगे तो ऑयल चैनल अपनी जगह ले लेंगे और रादर देन जितने भी दूसरे अनायंस थे, सल्फेट है, क्लोराइड है, कार्बोनेट है, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, उनको हम सिंक से बाहर निकाल देंगे। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज और डीआयनाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। समझ में आया बेटा? राइट डाउन इन योर चैट। समझ में आया या नहीं आया बेटा? राइट डाउन इन योर चैट। बहुत कम, क्यों कम समझ में आया बेटा? ताहा को समझ में नहीं आया? ओके, वापस से समझाती हूँ, सुनो। ये हमारे पास में आयन एक्सचेंज मेथड है, जिसको मैं बाय फिगर समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास में कैटायनिक बेड लगा है, यहाँ एनायनिक बेड लगा है। कैटायनिक बेड का क्या काम होता है? कैटायन एक्सचेंज करने का। कैटायन कौन से जो है पानी के अंदर हार्डनेस करते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो है वो हार्डनेस करते हैं। और यदि एनायनिक बेड पे देखें तो अनायंस कौन से होते हैं? कार्बोनेट आ गया, क्लोराइड आ गया, सल्फेट आ गए, ये सभी हार्डनेस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने वाटर का स्प्रे किया। वाटर के अंदर कैटायंस भी थे, एनायंस भी थे। जब ये कैटायनिक बेड के ऊपर आया तो इसने क्या किया? कैटायन एक्सचेंज किए।
जैसे कैटायन एक्सचेंज किए, जो कैटायन हार्डनेस कर रहे थे वो सारे कहाँ पे रह गए अपने पास में, वो कैटायनिक बेड पे रह गए। उसके बदले पानी के अंदर कौन चला गया, H+ आयंस चले गए। तो यहाँ पे H+ आयंस पानी में है अब अपने पास में, किसके बदले, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बदले, हार्डनेस कॉजिंग कैटायंस के बदले। साथ ही साथ में क्या है, इनके जो अनायन जो ये सपोज टू बी इट इज अ कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे HCl हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट तो मैग्नीशियम यहाँ पे H2SO4 हो जाएगा। तो अनायंस तो एज इट इज आ जाते हैं, बट कैटायंस के बदले कौन आ जाता है, H+ आयंस आ जाते हैं। इसको हमने फर्दर कहाँ पे पास किया, सेकेंड टावर के अंदर पास किया, जहाँ पे एनायनिक बेड लगा था। अब एनायनिक बेड के ऊपर हमारे पास में जब स्प्रे किया तो इसके अंदर कौन थे, इसमें H+ आयंस थे और साथ में क्या थे, दूसरे अनायंस थे जो कि हार्डनेस कर रहे थे। जब अपने पास में इनको इसमें से पास किया तो ये जो अनायंस थे जो कि हार्डनेस कर रहे थे, वो सभी कहाँ पे रह जाएंगे, वो सभी इस एनायनिक बेड पे रह जाएंगे। उसके बदले पानी में कौन चला जाएगा, OH आयंस चले जाएंगे। H+ आयंस तो ऑलरेडी थे ही हमारे पास में, और पानी में कौन चला गया, OH आयंस चले गए। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। अब जो ट्रीटेड वाटर है जो हमें मिलता है, उसमें रेजिडुअल हार्डनेस कितनी होती है, 0 to 2 ppm होती है। काम करते करते ये कैटायनिक और एनायनिक दोनों पैड जो है क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जब ये दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब इनके पास में एग्जॉस्टेड कैटायनिक पैड, एग्जॉस्टेड एनायनिक पैड, इनके पास में देने को H+ और OH नहीं रहेंगे, उस समय हमें इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। रीजनरेट करने के लिए कैटायनिक बेड को रीजनरेट करना है तो इसमें मुझे किसका स्प्रे करना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा। जैसे ही डाइल्यूट एसिड का स्प्रे करोगे तो जितने भी कैटायंस जिसके ऊपर रुक गए थे, कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम वाले, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसकी जगह कौन ले लेगा, H+ आयंस जो अपनी जगह ले लेंगे। तो ये जो अपने पास में H+ आयंस जैसे अपनी जगह ले लेंगे, जो कैटायनिक पैड है वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस थे जो कि हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स थे, वो हम क्या करेंगे, सिंक के थ्रू बाहर निकाल देंगे। अब सेकंड के अंदर आ जाओ, यहाँ एनायनिक पैड, एनायनिक पैड जब एग्जॉस्ट हो गया, इससे जितने OH आयंस थे सारे दे दिए, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, ये अपने पास में एग्जॉस्टेड कैटायनिक एनायनिक पैड बचा, जिसके अंदर सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड होंगे। अब अपने पास में इसको अपन डाइल्यूट बेस का स्प्रे किया। जैसे ही डाइल्यूट बेस का स्प्रे किया, स्प्रे करते क्या हो जाएगा, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, ये सब बढ़ जाएंगे। उसकी जगह कौन ले लेगा, OH ले लेगा। जैसे OH ले लेगा तो ये क्या हो गया, एनायनिक पैड, एनायनिक एक्सचेंजर रेडी हो गया, रीजनरेट हो गया। तो ये एनायनिक पैड रीजनरेट हो जाएगा और जो सल्फेट और कार्बोनेट्स थे वो कहाँ पे पास हो जाएंगे, टू द सिंक, वो सिंक के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस के अंदर हम एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस क्या होती हैं, ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही वाटर पे, दोनों ही तरह के हार्ड वाटर जो होते हैं उस पर काम कर सकता है। एडवांटेजेस के अंदर फर्स्ट एडवांटेज होती है कि एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह के सोल्यूशंस के ऊपर काम कर सकता है। रेजिडुअल हार्डनेस जो पानी की आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 0 to 2 ppm आ रही है, विच इज वेरी लेस। ये जो पानी होता है वो ऑलमोस्ट सॉफ्ट होता है, डीमिनरलाइज्ड होता है। ये पानी जो है ऑलमोस्ट सॉफ्ट होता है, मतलब ये डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है। ठीक है, these are the two advantages of this process। and यदि अपन देखें, यदि ये प्रोसेस देखें तो इट इज एक्सपेंसिव होता है। इसके अंदर यदि टर्बिडिटी आ जाती है तो टर्बिडिटी जो है वो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी को कम कर देती है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स, दो ड्रॉबैक्स होते हैं इसके। पहला ड्रॉबैक है इसके अंदर ये एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, और दूसरा इसके अंदर टर्बिडिटी आ जाती है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। दिस इज ऑल अबाउट आयन एक्सचेंज प्रोसेस। एग्जाम के अंदर आपके पास में आयन एक्सचेंज, जियोलाइट और लाइम सोडे प्रोसेस के अंदर वो डिफरेंस पूछ सकता है। तो आप लोगों को कल तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर लिए बेटा, इन तीनों के डिफरेंस जो हैं वो एक बार रीड कर लेना, नोट्स के अंदर मैंने दिए हैं। ठीक है, कि रेजिडुअल हार्डनेस लाइम सोडे प्रोसेस के अंदर 30 to 60 रहती है, यदि जियोलाइट पे जाएं तो कितनी हो जाती है अपने पास में 15 to 30 हो जाती है, आयन एक्सचेंज पर आ जाते हैं तो कितनी हो जाती है 0 to 2 ppm हो जाती है। इस तरह से तीनों ही प्रोसेस के जो डिफरेंस है वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, अच्छा, तीन तरह के वाटर्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया। पहला वाटर जो था वो सॉफ्ट वाटर था, दूसरा हमारे पास में कौन सा था, हमारे पास में सॉफ्ट वाटर के पास में एक था हमारे पास में डिस्टिल्ड वाटर, और तीसरा हमारे पास में क्या था, हमारे पास में डीमिनरलाइज्ड डी आयोनाइज्ड वाटर। इन तीनों में क्या फर्क होता है, यदि सॉफ्ट वाटर देखो तो सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या होता है बेटा,
कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस नहीं होते हैं, बट उसके अंदर क्या होता है, सोडियम आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सॉफ्ट तो होता है बट उसमें सोडियम आयंस ज्यादा होते हैं, तो उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। सेकंड जो है हमारे पास में कौन सा हुआ, डी आयनाइज्ड वाटर। डी आयनाइज्ड वाटर जो यहाँ से मिल रहा है, डी आयनाइज्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है उसके अंदर मिनरल्स तो नहीं होते हैं, बट उसके अंदर पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजेंस मतलब बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो दिस इज डी आयनाइज्ड वाटर। तीसरा होता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर किसी तरह का कोई मिनरल नहीं होता, एज वेल उसके अंदर क्या नहीं होता बेटा, उसमें पैथोजेंस भी नहीं होते, क्योंकि इसको हम स्टीम से जनरेट करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर को डिस्टिलेशन असेंबली के थ्रू अपन जनरेट करते हैं। तो ये जो होता है वो इसके अंदर ना तो मिनरल होते हैं ना पैथोजेंस होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द थ्री वाटर्स। वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉफ्ट वाटर, डीआयनाइज्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में क्या फर्क होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि वाटर वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। Now this is all about this chapter. आप लोग अच्छे से इसको एक बार वापस से पढ़ लेना। डीमिनरलाइज्ड वाटर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, डाई इंडस्ट्रीज के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर चाहिए होती है। बिकॉज यदि अपने पास में सिंगल आयंस भी यदि उसके अंदर प्रेजेंट है कोई भी, तो उसमें क्या होता है वो कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कोपर है वो ब्लू कलर देता है, यदि अपन कोपर सल्फेट को लेते हैं तो ग्रीन कलर ब्लू कलर देता है, एकदम से पर्शियन ब्लू ब्लू कलर आता है। बट यदि उसके अंदर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कलर जो है, जो अपन को कपड़े को कलर देना है वो कलर चेंज हो जाता है। डाई है, फार्मास्यूटिकल दवाइयां जहाँ बनती है वहां पे कोई आयंस नहीं होने चाहिए, तो वहां पे हम लोग जनरली डीआयनाइज्ड वाटर जो है वो यूज करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर वी आर यूजिंग इन लेबोरेटरीज। ओके, नाउ कल जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ड्रग। और उसके अंदर से अब आप लोग स्किप नहीं करना क्लास, क्योंकि मे बी 2 2 3 3 4 4 लेक्चर्स के अंदर वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं कल। आज की क्लास कंप्लीट हो गई बेटा, एक बार उसको रिवाइज कर लें अच्छे से। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और प्रॉब्लम तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, और कल क्लास होगी उसके अंदर बता देना, तो विल डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ दैट टॉपिक। आरओ सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, आरओ भी इसी का पार्ट है। बट म्युनिसिपल वाटर सप्लाई यदि आपको पढ़ाती तो मैं उसके अंदर पूरा पढ़ाती कि आरओ सिस्टम क्या होता है। एग्जाम में डायग्राम बनाना होता है। इफ आयन एक्सचेंज मेथड आता है तो विदाउट डायग्राम हाउ यू कैन एक्सप्लेन। यदि ये 8 मार्क्स 10 मार्क्स का आ जाता है और आप लोग केवल लिख देते हो तो नंबर थोड़े मिलेंगे, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, चलो बाय बाय।